सदन की कार्रवाई आरंभ की जाती है। हम भी महत्वपूर्ण उठा आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाह रहे हैं कि ये बिहार के लिए और समस्त बिहार वासियों के लिए गौरव का विषय है कि वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जी के सम्मान में केंद्र सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसके लिए हम आपके माध्यम से और पूरे सदन से आग्रह करेंगे कि इस गौरवमयी ऐतिहासिक क्षण के लिए देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति और विशेष तौर पर हमारी पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति आभार प्रकट करें और बधाई के लिए। ठीक, महोदय आभार प्रकट करने के लिए बोले हैं तो आप लोग भी अपनी तरफ से पहले बोलिए। महोदय भी सदन में उपस्थित हैं, इसलिए हम सदन से आग्रह किए हैं। आभार व्यक्त करिए पहले, हम फिर इधर से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चलिए इस पर हम लोग अपने दल की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं महोदय। अच्छा कदम है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। महोदय सूचना पे है महोदय। इसी राज्य में एक ही राज्य में दो तरह की व्यवस्था, नगर निगम और नगर पंचायतों में पूर्व से सरकार ने ऐसा योजना बना के रखा था, आदेश था कि 15 लाख से कम वाली जो भी योजना है विभागीय कराएगा। इसलिए कराएगा कि ताकि योजना जो समस्या है तुरंत उस पर समाधान हो। लेकिन अभी प्रधान सचिव महोदय का आदेश आया है महोदय कि अब सब योजना 1 लाख हो चाहे 4 लाख हो, सबको टेंडर कराया जाएगा। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है महोदय, ये एक और पार्टनर कहां से आएगा, इसी की व्यवस्था बनाई गई है महोदय। हम चाहते हैं महोदय, यहाँ पे विभागीय मंत्री हैं, इस पर संज्ञान ले। पंचायती राज व्यवस्था में भी ऐसा हुआ था तो वो आदेश वापस हुआ था। ये व्यवस्था जो बना हुआ है विभागीय हर विभाग में, ये हो गया। सहूलियत के लिए दे दीजिए, अब माननीय बैठे हुए जी, हैं। इस पर मंत्री महोदय अगर कुछ बोल देते। मुख्यमंत्री जी भी हैं। नहीं, अब नहीं। सभापति महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि 1 लाख रुपए तक की योजना को वो कर सकते हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य की भावना है इसको हम समीक्षा कर लेते हैं। ठीक, हो गया। तो प्रश्नकाल है। अल्पसूचित प्रश्न माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। इसका निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया। महोदय, पहले भी सदन में ये बात उठी थी, प्रायः शहर में जो काम होता है उसमें ऊर्जा विभाग जैसे बिजली के तरफ से खुदाई की जाती है, नगर विकास कहती है मेरा काम नहीं है, पथ निर्माण का है, इसमें कोई समन्वय नहीं है। जो भी 4 विभाग हैं इस तरह के, जैसे टेलीफोन का केबल दिया जाता है, सड़क को खोद करके छोड़ दिया जाता है, गड्ढा कर दिया जाता है, तो जब तक इन विभागों में समन्वय स्थापित नहीं किया जाएगा तब तो इसी तरह से कार्य होता रहेगा। सड़क को नाले पर चढ़ा दिया गया है और वहां पानी जाम हो जाता है, जल जमाव के कारण उस पर पैदल यात्री चल नहीं सकते। ये सिर्फ उत्तर दिया गया है, वो किया जा रहा है, तो ऐसा करने वाले पर कार्रवाई भी तो की जाएगी। ये तो लोक धन का दुरुपयोग है महोदय। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य का 2 विषय है। एक तो हमने कहा कि जो नाले का निर्माण जो लेवल से नीचे है नगर निगम के द्वारा उसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, तो वो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो कार्यान्वित है। दूसरा जो माननीय सदस्य की भावना है कि इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ये बहुत ही बेहतर अप्रोच है किसी भी कार्य करने का, नगर विकास विभाग इसको सुनिश्चित करेगा। ये पूरे बिहार में है महोदय। आप कई जिले में जाइएगा तो देखिएगा कि रोड है नीचे और जो नया नाला बन रहा है वो बन रहा है ऊपर। तो अगर अब उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं भी कर सकते हैं तो कोई ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए महोदय कि जो रोड का लेवल है और नाला का ऊपर हाईएस्ट लेवल ये है, तो इसमें किसी तरह से छेद करके जाली लगा करके ये टोटल पानी जो बरसात का हो या और भी कोई पानी
उसको आप नाले में प्रवाहित कर सके। पूरे बिहार का मामला है। पटना तो एक उदाहरण है, आप किसी छोटे जिला में चले जाइए महोदय, सभी जगह का यही ठीक समस्या है। है महोदय। ठीक है, उस तरह से होगा। माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार जी, मिल गया उत्तर ना? जी, उत्तर आया हुआ है महोदय। ये जो मेरा प्रश्न है ये पश्चिम चंपारण को लेके है, नगर विकास आवास विभाग से। जो गाड़ी पटना से अगर वाल्मीकि नगर जा रही है, हम एनएच पे टोल ले रहे हैं, एसएच पे टोल ले रहे हैं, और ऐसा प्रावधान है कि अगर नगर निकाय के क्षेत्र में भी आएगा तो हम बंदोबस्ती करके एक पार्किंग शुल्क लेते हैं। लेकिन मेरे जिला में क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी पटना से वाल्मीकि नगर जा रही है तो बेतिया नगर निकाय को भी टोल दे रहा है, लौरिया नगर पंचायत को भी दे रहा है, बगहा को भी दे रहा है, आगे भी दे रहा है। दूसरा चीज, इसमें जो भी अवैध वसूली हो रही है उसके साथ साथ में कोई जगह जैसे आप किसी तरह का टोल चार्ज लेंगे, एक बोर्ड लगा रहना चाहिए कि ये चार्ज है, इस गाड़ी का ये चार्ज। कोई बोर्ड नहीं है, कोई स्थायी जगह नहीं है। जो टिकट भी रह रहा है वो विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। टिकट जो भी संवेदक रह रहे हैं खुद प्रिंट करके, हो क्या रहा है कि अगर आपको 50 रुपया लेना है तो 200 रुपया वसूली कर रहा है। एक तो गलत वसूली कर रहे हैं, चलती गाड़ी से आपको वसूली नहीं करनी है। यही चीज मुझे विभाग के संज्ञान में लाना था। हम मंत्री जी से यही कहेंगे कि आप मंत्री जी देखिए, वहाँ लोकल लेवल पे जो भी अधिकारी है सबकी मिली भगत से हो रही है। आप बिहार से एक टीम गठित कर दें और आप भेजें। अगर मैं असत्य बोल रहा हूँ तो फिर कोई कार्रवाई नहीं करें। हम यही चाह रहे हैं कि एक टीम गठित करें, भेजें। और ये केवल 38 जिला में केवल बेतिया ही में हो रहा है, और मैं किसी जिले की बात नहीं कर रहा हूँ। यही प्रश्न को मैं आपके संज्ञान में लाया हूँ। ठीक। सभापति महोदय, मैं कभी ये नहीं कहूँगा, ना विभाग मानेगा कि माननीय सदस्य असत्य कह रहे हैं। और माननीय सदस्य की जो भावना है, मुख्यतः उनके प्रश्न में दो पार्ट था। एक कैश कंपोनेंट था कि जो बंदोबस्ती की जाती है उसका नगद में लिया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। राजस्व विभाग के द्वारा भी एक सर्कुलर अभी इसी माह भी निर्गत किया गया है कि जितने भी सैरातों की बंदोबस्ती की जाती है उसको वह कैश कंपोनेंट नहीं करना है और बैंक ट्रांजैक्शन से ही करना है। हो सकता है कहीं अगर हुआ हो, माननीय सदस्य के संज्ञान में है, उसकी भी हम जांच कराएंगे। और जो एक उन्होंने बेहतर व्यवस्था की भी बात कही है, मैं भी सहमत हूँ उससे कि पूरे पश्चिमी चंपारण में जितने भी नगर निकाय हैं जहाँ ये व्यवस्था है, विभाग से एक टीम के माध्यम से गठित करके इसकी बेहतर क्या प्रणाली हम विकसित कर सकते हैं, हम उसको सुनिश्चित करेंगे। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न जो है वो महर्षि मेही परमहंस जी से जुड़ा हुआ है। इनकी जन्मस्थली मधेपुरा जिले के ग्वालपारा प्रखंड के मझुआ ग्राम में है और इनका पैतृक ग्राम जो है वो पूर्णिया जिला के बनबनखी अनुमंडल के सिकलीगढ़ धरहरा में है। और ये भागलपुर और कोसी इलाके के बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था रखते हैं। महोदय, मेरा जो प्रश्न है उसका जो उत्तर आया है उसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि मधेपुरा से जुड़ा हुआ जो स्थल है उस पर डीएम ने स्पष्ट प्रतिवेदन दिया है, लेकिन पूर्णिया का स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं आया है। तो इन्होंने कहा है उत्तर में कि पूर्णिया का स्पष्ट प्रतिवेदन आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो मेरा माननीय मंत्री जी से यही कहना है कि खंड ख में मैंने कहा कि ये धार्मिक पर्यटन स्थल से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका उत्तर भी स्पष्ट नहीं है। अगर पहले का प्रतिवेदन आ गया है जैसा कि उत्तर में स्पष्ट है कि इतनी जमीन है, इतने लोग आते हैं, इतनी जमीन में स्थल बना हुआ है, प्रवचन होता है, तो इनका जो जन्मस्थली मझुआ जो पहला है, कम से कम उसको जोड़ने का आश्वासन अगर मिल जाता कि उस पर हम काम कराएंगे और उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे, तो ये लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं पर बड़ी कृपा होती बिहार ठीक है सरकार माननीय की। मंत्री। माननीय सदस्य को उत्तर पूरी उपलब्ध करा दिया गया है, फिर भी मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ। महान संत महर्षि मेही परमहंस जी के जन्म स्थली मसुआ के संबंध में विभाग द्वारा जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगा गया है। प्रतिवेदन प्राप्ति एवं निधि उपलब्धता तथा भूमि उपलब्धता के आधार पर कार्य को करा दिया। महोदय,
ये पूर्णिया वाला ये बता रहे हैं, मधेपुरा वाला तो प्रतिवेदन प्राप्त है, जैसा कि उत्तर में भी लिखा हुआ है। मधेपुरा को निधि उपलब्धता के आधार पर करा दिया जाएगा, उसको भी करा देंगे। इसको प्रायोरिटी पे रखा जाए। ठीक। माननीय सदस्य श्री रविंद्र प्रसाद सिंह। ये ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउन से संबंधित यह प्रश्न है, उत्तर प्राप्त है, लेकिन महोदय किसानों में बहुत तरह की अनेक तरह के कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह यह करना चाहते हैं कि ये न्यू जो सैटेलाइट टाउन है उसको बनने से राज्य सरकार को क्या फायदा होगा, किसान का जो जमीन, ये पटना का बगल का जमीन बहुत एक तो महंगा भी है और बहुत उपजाऊ है, तो किसानों को क्या फायदा होने वाला है। इस तरह का अगर एक पर्चा बना के किसानों के बीच वितरित किया जाए तो हमको लगता है कि किसान में जो असंतोष है, किसानों में जो गुस्सा है, वह गुस्सा कमेगा। और दूसरी बात की जो प्रस्तावित किसानों को मिलने वाली 55% जो शेयर की बात कही गई है, तो माननीय महोदय जब पूर्वजों ने खेती करते थे तो उनका पैन भी रहता था, आहर भी रहता था, पैन और आहर भी लेंगे आप, तो उसमें आप 55% दीजिएगा जब उनको डेवलप करके, तो उसमें और शेयर बढ़ाया जाए। चूंकि आपको 45% नहीं मिल रहा है, आप पैन बहुत चौला पैन है, पानी के लिए अलंग है, तो उसका भी शेयर बढ़ाया जाए नंबर 1, और पर्चा दिया जाए कि क्या किसानों को और सरकार को इससे फायदा होगा। यही हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। नीरज बाबू। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैटेलाइट टाउनशिप की जो कार्य योजना बनाई और उस संबंध में जो परेशानी आई उसके निराकरण का सोनपुर में इन्होंने संबोधन के क्रम में कहा, लेकिन परेशानी सभापति महोदय यह है कि सरकार की पूरी बात किसानों के बीच नहीं जा पा रही है। पहला, हाँ, आप ही के गांव को चुने थे इसीलिए कि सबसे ज्यादा वोट इनको आया था सभापति महोदय, इसलिए किसानों का सहमति का सवाल है। नीति निर्धारण जो आपने किया है, पैसा दीजिएगा तो कितना दीजिएगा वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से। इसके अलावा जो असाध्य रोगी हैं जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनील बाबू के पंचायत में बोला, तो वैसे लोग को परेशानी यह हो रही है कि इस संबंध में यथोचित निर्देश जिला प्रशासन को जा नहीं रहा है। वो लोग घूम रहे हैं कि कहाँ जाए, कहाँ आवेदन दें, किसके पास जाए। हमारा सरकार से अनुरोध यह है सभापति महोदय कि अब मान लीजिए किसी का 1 डिसमिल जमीन है और वो 1 डिसमिल जमीन बेचना चाहता है, या 2 डिसमिल जमीन है, उसके पास और जमीन है ही नहीं, अब वो कैंसर का रोगी हो गया, चाहे साध्य रोगी हो गया। और एक परेशानी और ये है, 84 लाख सभापति महोदय इस बिहार में लोग राशन कार्ड से आच्छादित हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें से हैं जो राशन कार्ड या आयुष्मान के तहत आच्छादित हैं। अब उन लोगों का वो सुविधा भी बंद हो गया है। हमारा राज्य सरकार से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विस्तारित रूप से जो किसानों को मिलने वाले लाभ, उसकी पूरी कार्य योजना वह कब तक के निष्पादन हो जाएगा जिससे किसान के बीच कोई असहमति का वातावरण नहीं रहे। हो गया। डुमरी बुजुर्ग मौजा में हमारा घर है पंचायत में, और हमारे नाम से और पूर्वजों के नाम से जितना भी जमीन था, आज एक धूर भी मेरे पास नहीं है। सब सरकार उस पर उसके रजिस्ट्री पे रोक लगा दी है। हम इसके विवाद में और बहुत गहराई में जाना भी नहीं चाहते हैं। एक मिनट, अरे बहुत बड़ा मामला है भाई, आप लोग इतना एक तो अल्पसूचित में ले आइए, आना चाहिए ध्यान आकर्षण में। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जब ओथ लिए, शपथ लिए, तो इनके प्रथम कैबिनेट में बगैर किसी योजना का इस तरह का निर्णय लिया गया। लेकिन सरकार का निर्णय है, हम इसमें बहुत मीन मेख नहीं निकालना चाहते हैं महोदय। हम केवल इतना ही जानना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, कि एक जमीन मेरा जो है महोदय आज 40 लाख रुपए कट्ठे के हिसाब से जब चाहेंगे बिक जाएगा, और मेरा ही एक जमीन है जो चंवर में अंदर में है, जिसमें कोई रास्ता नहीं है, उसमें मात्र 2 लाख रुपए कट्ठा में हमारा जमीन अभी बिक जाएगा।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और जो जिसने भी ये योजना बनाया है महोदय, उसने ये कहा कि आपका जितना जमीन जाएगा उसका हम 55% आपको देंगे। तो एक जमीन मेरा महोदय है 40 लाख रुपए कट्ठा का और एक जमीन है 2 लाख रुपए कट्ठा का, तो आप कैसे इसका मूल्यांकन कीजिएगा, इसकी भी कोई योजना नहीं है महोदय। और जैसा कि अभी नीरज भाई ने बताया, यह समस्या कोई एक जगह का नहीं है महोदय। आज हमारे इलाके में भी अब जो गरीब आदमी है जिसके पास मात्र 10 कट्ठा जमीन है, उसको अपने बेटी की शादी करनी है, उसके यहाँ कैंसर के मरीज हैं, उसका इलाज कराना है महोदय, और कोई योजना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया डुमरी बुजुर्ग पंचायत में कि जिनका भी जमीन हम लेंगे तुरंत डीएम के यहाँ आवेदन कीजिए और आपका निष्पादन अविलंब 7 दिनों के अंदर में होगा और आपका रजिस्ट्री होगा। एक हमको कोई भी ऐसा कोई भी प्रकरण किसी ने कोई आवेदन दिया हो और उसका 7 दिन में निराकरण हो गया हो महोदय, यह भी एक गंभीर विषय है। इसमें व्यापक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि सर एक जमीन है इतना महंगा, एक जमीन है इतना सस्ता और सारा कुछ। और अडानी क्यों गए थे मस्तीचक महोदय, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अडानी जैसा व्यक्ति अपने पत्नी के साथ बाई रोड मस्तीचक जैसे एक हॉस्पिटल में जाए, वही जमीनवा देखने गया था ये लोग महोदय, आपको अंदरूनी बात बता दें। और अरे सच्चाई है, आप 3 साल के बाद सुनिएगा महोदय। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत मामला है, मंत्री जी को बोलने दीजिए। मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य रविंद्र जी का प्रश्न सिर्फ मास्टर प्लान को अधिसूचित करने तक ही सीमित था, उनका प्रश्न सिर्फ उतना था। और ये अब हम व्यापक विमर्श की ओर चले। अगर अनुमति हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है मैं उसको बताना चाहूँगा कि अगर इस सैटेलाइट टाउनशिप की अवधारणा क्यों आई, अगर देश स्तर पर भी देखेंगे तो जो शहरी आबादी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, या विश्व स्तर पर भी देखेंगे कि लगभग 50 से 55% आबादी शहरों में रहती है और पूरी दुनिया के जीडीपी में उनका 80% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरह अपने देश में 30 से 35% की आबादी शहरों में रहती है, जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 60 से 65% है। नीति आयोग का एक अनुमान है कि वर्ष 2030 जाते जाते जो बिहार, जो पूरे देश का जो जीडीपी है जिसमें शहरों का कंट्रीब्यूशन लगभग 75% तक जाने की संभावना है। शहर सिर्फ रहने के दृष्टिकोण से नहीं है, किसी भी राज्य या देश की पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने का स्वरूप है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है। अब जो इन्होंने विषय उठाया, मैं उस पर 3-4 बातें मुख्य रूप से कहूँगा कि सरकार ने चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ में 11 टाउनशिप, बाद में एक और टाउनशिप जोड़ा गया, तो 12 टाउनशिप पर अभी विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। हम अभी बहुत प्रारंभिक स्तर पर हैं, इनिशियल स्टेज पर हम हैं। और हमने स्वयं कई बार किसानों के डेलीगेशन जो मुझसे मिलने आए, मैंने कहा कि अभी हमें योजना बनाने दीजिए, हम कोई भी काम जो करेंगे आपको विश्वास में लेके ही हम करेंगे। अभी पूरी प्रस्ताव, अभी हमारा कोर एरिया से लेके जो स्पेशल एरिया डिफाइन होना है, जो मास्टर प्लान बनना है, अभी वही हमने अभी तक उसको फ्रीज नहीं किया है। किसानों के लिए जो हमें जमीन उनसे हम लेंगे, 2-3 तरह से लेने की व्यवस्था है। पहला, जिनको अगर किसान स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो उस पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आवास बोर्ड में वो अप्लाई करेंगे। उसकी एक पूरी वृहद प्रक्रिया हम लोगों ने बना दी है, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हम अभी बना रहे हैं कि कहीं से भी कोई देना चाहेंगे आवेदन वो देंगे। और कल तक लगभग 750 आवेदन आवास बोर्ड को प्राप्त हो चुके थे, जो किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि देना चाहते हैं। दूसरा, जहां जिन जिलों में आवास बोर्ड के कार्यालय नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निर्देश प्राप्त हुआ कि जहां पे आवास बोर्ड के कार्यालय या पदाधिकारी नहीं है, वहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्था करें, ताकि किसान अगर कोई भूदाता जमीन देना चाहते हैं तो उस नोडल अफसर से जाके वहां मिले। वो व्यवस्था भी इस सप्ताह में वो लागू हो जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बाद कोई कठिनाई नहीं है, किसान स्वेच्छा से भी देंगे। जहां पर व्यवस्था होगी लैंड पूलिंग में, क्योंकि बिहार में लैंड पूलिंग एक नई व्यवस्था है, तो बहुत लोगों के मन में वो अवधारणा स्पष्ट नहीं है कि लैंड पूलिंग में क्या होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन को ये बताना चाहूंगा कि हम एक एक स्टेप पे किसानों को या जो भूस्वामी हैं उनको एक एक डेवलपमेंट की जानकारी हम देंगे। उनके हित में ये किया जा रहा है। कभी भी सरकार जबरदस्ती उनकी जमीन नहीं लेगी, हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। सबका सहयोग चाहिए। और एक उदाहरण सिर्फ देना चाहूंगा कि जब प्रारंभ में हुआ कि एक चर्चा आ गई कि कहीं भी किसान या भूस्वामी अपनी जमीन को बेच नहीं सकते हैं,
माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये फीडबैक आया कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई इमरजेंट वर्क है, वो किसान, उनको पैसे की ज़रूरत है। वो व्यवस्था फिर हम लोगों ने मंत्री परिषद से संशोधन किया कि जिनको इमरजेंट बेसिस पे पैसे की ज़रूरत है, आवास बोर्ड बिना एक्विजिशन में गए हुए उनको राशि देगी। तो ये पूरी व्यवस्था भूस्वामियों और किसानों के हित में की गई है। हम किस क्रय पर, हम किस रेट पर लेंगे, राजस्व विभाग क्योंकि नोडल डिपार्टमेंट है, तो राजस्व विभाग की जो 2026 की निजी भूमि क्रय करने की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के माध्यम से नगर विकास विभाग जो भूस्वामी हैं, जो किसान हैं, जिनकी भूमि जाएगी, उनको हम ये देंगे। लैंड को हम डेवलप करके देना चाहते हैं क्योंकि ये नई चीज़ है, तो बहुत लोगों के मन में स्पष्टता नहीं है। मैं पुनः कहूँगा कि लैंड पूलिंग क्या है, कैसे होगा, किस प्रतिशत में हम देंगे, लैंड को हम डेवलप करके देंगे, उस डेवलपमेंट में हम क्या क्या कंपोनेंट होगा। तो थोड़ा भी हम समय, विभाग जब पूरी योजना पर हम उसको फाइनलाइज हम कर लेंगे, हम आम जन के बीच में हम उस प्रस्ताव को लेके जाएंगे। मिनट महोदय, हमारा पूरा जमीन चला गया महोदय, हमारी बात सुनिए। हमारे माथा हजूर एक मिनट, ये माननीय मंत्री का ये जवाब नहीं हुआ महोदय। हम ये कह रहे हैं कि बिना किसी योजना का, और मंत्री जी ने स्वीकार किया है, बिना किसी योजना का अगर आपने जमीन के रजिस्ट्री पे रोक लगा दिया है, तो यह सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि अगर जैसे मेरे माथे पर, सुनिए, मेरे माथे पर सर 1 करोड़ से ऊपर का कर्जा है, हम अभी जमीन अपना एक तो बेचना चाहते हैं, बताइए हम कितना दिन में अपना जमीन बेच लें? डुमरी बुजुर्ग मौजा में आता है। सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि पूरे प्रोसेस, क्योंकि जमीन ऐसी चीज है, आप अवगत होंगे कि सरकार जब भी लैंड एक्विजिशन करती है, बहुत विवाद आते हैं उसमें, बहुत सारे हजारों मामले कोर्ट में भी पेंडिंग रहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को 1 महीना के अंदर, जो मेरा अभी एक डिपार्टमेंट ने 15 जुलाई को एक SOP निर्गत किया है, जिसके माध्यम से आवास बोर्ड उसको फॉलो करेगी। 1 माह जांच से लेके उनके भुगतान तक पूरी प्रक्रिया 1 महीने की है। माननीय सदस्य की चिंता है, वो अप्लाई करें, 1 महीने में भुगतान सुनिश्चित करेंगे। सर्वेश बाबू, सर्वेश बाबू, मुख्यमंत्री जी मेरे पंचायत में जाकर खुद स्वीकार किए कि अगर किसी को इस तरह का अगर व्यवस्था है घर में, किसी को मरीज है, कोई भी है, तो वो अपना जमीन बेच सकता है। अभी तक का एक भी पूरे सारण जिला में उदाहरण नहीं है महोदय कि जिसको जमीन बेचने का परमिशन मिला है। हम तो स्वीकार कर रहे हैं, मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है महोदय, हम उसको चुकाना चाहते हैं, हमारे एक जमीन को बिक्री करने का अनुमति प्रदान करा दीजिए, बस 7 दिनों में महोदय। हाँ, सुना जाए। शांति, शांति। ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह योजना अभी फ्रीज नहीं किया गया है और इस पर विमर्श होना है। तो जो विषय सदन में आ रहे हैं और यह योजना जब आप फ्रीज करें, तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सदस्यों की भी राय योजना फ्रीज करने के पहले ली जाए, क्योंकि यह जो लैंड पूलिंग का सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, पूरे देश में जितने भी लैंड पूलिंग के सिस्टम है, सबसे अधिक यह लिबरल सिस्टम हो रहा है और इसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी बनेगी कि नहीं, यह विचार का प्रमुख विषय होना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि इसको फ्रीज करने के पहले सदस्यों से भी विमर्श किया जाए। तारांकित प्रश्न एक स्पष्ट कर दें, जब मैंने कहा फ्रीज, योजना फ्रीज है क्योंकि उसका संकल्प निकला है, तो मेरा अभिप्राय वो नहीं है। अभिप्राय यह है कि जो हम पूरा जो प्लान बना रहे हैं, जो हमारी प्लानिंग एरिया बन रही है, जो हम नक्शा बना रहे हैं, उन सब नक्शों का फाइनल अप्रूवल बाकी है। योजना कैसे करेंगे वो फ्रीज है, वो मंत्री परिषद से स्वीकृत है। ठीक है। सभापति महोदय, ये महोदय कोई विवाद जमीन में नहीं है, हम लोगों का भी पूरा जमीन गया है, उसमें खाली सुनीले बाबू के नहीं गया है। जिनका सड़क पर, जो बड़े लोग हैं, जिनका सड़क का जमीन है, वो विरोध कर रहे हैं, या जो जमीन के खरीद बिक्री के दलाली करते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। कोई जमीन मालिक विरोध नहीं करता है महोदय, पूरा जमीन हम लोगों का भी उसमें गया है। ये जमीन के कारोबार करने वाले लोग अब इस पर कोई कुछ नहीं, तारांकित योजना को का विरोध करना चाहते हैं। दलाली ये करता है, दलाल है, दलाल। ये सरकार ने सब इंतजाम किया है, दलाल है, वापस ले महोदय, ये दलाल है, दलाल है महोदय, दलाल है, दलाल सब चोर है जमीन वाला।
पूरा लिखवा लिया चोरी से जमीन पटना में। वापस ले। ये जो बड़े लोग लाखों जमा करके जमीन लिया है, कुछ नहीं है, दलाली करके उनको रहा है महोदय। बैठिए। कोई किसान को कोई दिक्कत। एक मिनट है नवल भैया, एक मिनट नवल बाबू बैठ जाए। माननीय सदस्य 1 मिनट बैठिए ना, 1 मिनट बैठ जाइए। जब सब बात हो गई सदन में, माननीय मंत्री ने जवाब दिया, माननीय सदस्य संतुष्ट हो गए, तो अब इस बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। माननीय मंत्री जी, आप तारांकित प्रश्न लिए जा रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कुछ नहीं आएगा इसमें, कुछ नहीं आएगा। हाँ ठीक है, दलाल शब्द वापस कर दीजिए। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, तारांकित प्रश्न। ये आप लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं ये? नहीं कुछ शब्द वापस, आप चुपचाप बैठिए। नहीं कुछ नहीं आएगा, बैठिए। आप सुने हैं, ये सुने हैं कि हमने उसको हटा दिया है। चलिए, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, तारांकित प्रश्न। आप क्या बोल रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न बहुत ही सीधा है कि सहरसा नगर निगम शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या बरसों से है। उत्तर में आपने लिखा है, जो उत्तर पहले भी, इससे पहले मैंने सदन में पूछा था, तो यही उत्तर आया था कि फेज 1 में 13 वार्डों की जल निकासी का प्रबंध किया गया है। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये 13 जो दावा उत्तर में है कि 13 वार्डों में जल निकासी हो गई है उडको द्वारा नाला बनने के बाद, तो उसकी जांच करा ली जाए। आज भी वह 13 वार्ड बहुत ही पीड़ित हैं और कई लोगों ने तो पटना में रहना शुरू कर दिया है मानसून के समय में। और महोदय, सहरसा की नारकीय स्थिति है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि उडको के जो काम की गुणवत्ता है वह संदेह के घेरे में है। सहरसा की जनता आक्रोशित है, उसकी भी समीक्षा की जाए महोदय, और सेकेंड फेज का पैसा रिलीज किया जाए, और संभव हो तो जांच कराने के बाद उडको पर कार्रवाई भी की जाए और गुणवत्ता के लिए दूसरे एजेंसी को दिया जाए। सहरसा महोदय बर्बाद हो गया है, आपका भी घर पैतृक जिला रहा है महोदय। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि सहरसा की जल निकासी पर ठोस निर्णय लें और निश्चित रूप से जांच कराएं। ये जो फेज 1 चला गया और फेज 2 आने वाला है, कम से कम फेज 2 अच्छा से काम कर सके महोदय। सभापति महोदय, जो प्रथम फेज का माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि जो ड्रेनेज की व्यवस्था, जो जल निकासी नहीं हो रही है, उसकी मैं जांच में करवा लेता हूं कि वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरे चरण की योजना माननीय सदस्य भी अवगत हैं, वो स्वीकृत है, राशि भी उसके लिए सैंक्शनड है, एलओए इकरारनामा भी हुआ, लेकिन वो मामला उच्च न्यायालय में अभी वो लंबित है, उस कारण से उसको एग्जीक्यूट नहीं वो किया जा रहा है। लेकिन जो माननीय सदस्य की चिंता है, इसको देखते हैं कि कैसे ये जल्दी इसको एग्जीक्यूट करा लें। और जो सहरसा के जल जमाव की समस्या है, पूर्व से जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी मैं जांच करवा। ठीक है, माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार, उत्तर आ गया है ना? जी सभापति महोदय, संक्षेप में बोलिए। एक ये मेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थी, आरटीपीएस लेके जो राशन कार्ड में नाम जोड़ना या किसी तरह का संशोधन करने का, ये पिछले 4-5 महीनों से ठप पड़ा हुआ था। मेरे द्वारा 5/7/2026 को प्रश्न किया गया, विभाग ने संज्ञान लेके 19/7/2026 को इस व्यवस्था को पुनः बहाल करने की बात कही है। इसके लिए हम विभाग को और विभागीय मंत्री को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो त्रुटियां विसंगतियां आ रही थी, पहले क्या था कि हम आरटीपीएस के तहत
किसी भी साइबर कैफे से हम अपनी नाम जोड़ सकते थे, संशोधन कर सकते थे। आपकी जो ये नई व्यवस्था आई है स्मार्ट पीडीएस, क्या इसमें ये व्यवस्था रहेगी कि हम किसी साइबर कैफे से या ऑनलाइन अपनी नाम जोड़ लें या हटा लें? दूसरा कि जो समय सीमा पहले था कि आपको 21 दिन में नाम जोड़ लेना है, कोई भी संशोधन है कर देना, तो ये समय सीमा की भी जिक्र नहीं की गई है कि हाँ 21 दिन में ये अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका पूरा हो जाए। तो बस विभागीय मंत्री से हम यही कहेंगे कि नई व्यवस्था जो आपकी आई है स्मार्ट पीडीएस, उसको सुचारू रूप से आप चालू कर दे, और जो पहले व्यवस्था थी कि कहीं से भी आप नाम संशोधन कर सकते थे, वो फिर से चालू है। ठीक, माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सौरभ जी को हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने जो जनहित से जुड़ा हुआ ये सवाल उन्होंने उठाया है और हमने अपने जवाब में कहा है, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के सम्मानित मंत्री प्रहलाद जोशी जी को साधुवाद देते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय मंत्री जी पहले राज्य सरकार, भारत सरकार जाकर अपना प्रेजेंटेशन देती थी और अपना डिमांड रखती थी। पहला बार ऐसा हुआ कि माननीय मंत्री खुद प्रहलाद जोशी जी पटना आए और विभागीय पूरी टीम के साथ उन्होंने यहाँ प्रेजेंटेशन दिया, और जो त्रुटियां हमारे तरफ से रह गई थी जहाँ और उनके तरफ से हमारे तरफ से जो समस्याएं थी, उसका दोनों लोगों ने बैठकर एक साथ समाधान किया, और उस समाधान में माननीय मंत्री जी ने लगभग 1 करोड़ राशन कार्ड धारियों को बिहार में जोड़ने का एक बड़ा टारगेट हम लोगों को दिया, और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, क्योंकि भारत सरकार ने स्मार्ट पीडीएस पूरे देश में लागू किया। तो जो स्मार्ट पीडीएस है उसमें उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जो आईटी के माध्यम से सबसे नंबर 1 है, और लगभग आपने 99 पॉइंट, हम अपने पुराने मंत्री और पुरानी टीम को इसके लिए साधुवाद देते हैं कि 99.9% के आसपास हम लोगों ने आधार कार्ड लिंक कर दिया है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है उसके लिए हम लोगों ने आरटीपीएस और जो हमारा स्मार्ट पोर्टल है, इन दोनों को इंटरलिंक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग स्मार्ट पोर्टल में अभी हमारी कुछ समस्याएं हैं, जिससे कि जो ऑनलाइन हमारा एप्लीकेशन है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्योंकि हमको इसी वर्ष 1 करोड़ टारगेट को अचीव करना है, मतलब हमको लगभग 10 से 12 लाख 15 लाख पर मंथ हमें राशन कार्ड इशू करना होगा, तब जाकर हम 1 करोड़ का दिसंबर एंड तक टारगेट अचीव कर पाएंगे। इसलिए हमारी सरकार संवेदनशील है और पूरी तरह से हम प्रयासरत हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम इस टारगेट को अचीव करें, क्योंकि ये टारगेट अगर हम इस साल मिस करेंगे तो फिर हमको नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट कम कर दिया जाएगा। इसीलिए हम सौरभ जी को भी साधुवाद देते हैं, और हम पूरी तरह से जो इनकी चिंता है उस पर सरकार संवेदनशील है, भारत सरकार संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री खुद संवेदनशील हैं और चाह रहे हैं कि हम हर मंथ 12 लाख के टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयासरत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रविंद्र प्रसाद सिंह महोदय। नहीं, अब ये एक प्रश्न पर इतना फिर को एक ही प्रश्न पर लग जाए, वो कहा दिया, जवाब हो गया है। चलिए महोदय, उसी सैटेलाइट टाउन पर मेरा सवाल था कि जैसी कैबिनेट हुआ और किसानों के जमीन के रजिस्ट्री पर रोक हो गया। अच्छा, इस पर तो आया है भाई, पहले भी हो गया, जवाब हो गया। हमारा जो सवाल था कि किसान, जवाब आ गया है। नहीं, इस पर जवाब नहीं, जवाब आया है, लेकिन जो क्वेश्चन था उस पर जवाब नहीं है। हमारा इतना ही कहना था कि आप तत्कालिक तुरंत कैबिनेट हुआ और आप जमीन पर रोक लगा दिए, जिससे किसान का पहले से जमीन बिक्री का जो एग्रीमेंट था, ठीक है, आप शॉर्ट में बोलिए जी। एग्रीमेंट था, तो हमको हमारा डिमांड था कि कुछ समय के लिए, 1 महीना के लिए, 15 दिन के लिए आप ऐसे रजिस्ट्री खोल दीजिए। जो भी जमीन अभी थोड़ी देर पहले इस पर बात हुई है। नहीं, तो खोलने की बात नहीं हुई थी महोदय। सैटेलाइट यदि सब सेटलमेंट कर मंत्री जी कह रहे हैं खोल दिया जाए। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह। टारगेट में ले लिया, हमको मालूम है। आप 2 दिग्गज हैं, आप उधर बतिया यहाँ। जी सर, जवाब आया है। आप सेटिस्फाइड नहीं है ना सर? जब सरकार को किसानों के प्रति सहायता करने की इच्छा नहीं हो तो हमारी इच्छा क्या हो?
सबसे बड़ी बात है कि ये गेहूं का खरीद का मामला है, और ये पूर्वी चंपारण का हम दिया है, लेकिन ये तो व्यापक बिहार स्तर का है। तो उसमें जो टारगेट फिक्स हुआ उसका 15% तक अभी तक किसानों से नहीं लिया गया। ये टारगेट क्यों नहीं पूरा हुआ, यही हम जानना चाहते हैं कि आपका जो संस्था है जो खरीद बिक्री करता है उसमें कहीं कमी है, या पैसे का अभाव है, या किसान में कमी है, किसान गेहूं नहीं देना चाहते हैं, कारण क्या हो सकता है? आप सरकार हैं, आपके पास बहुत एजेंसी है, हम इसी का जवाब चाहते हैं कि 15% जो आपका टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया। महोदय, माननीय सदस्य ने विस्तार से प्रश्न भी पूछा और खंडवार सरकार की तरफ से पूरी जवाब भी आई है। आप कहेंगे तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा सर। नहीं दिया गया है, जवाब जानकारी दिया गया, पढ़े जवाब दिया गया। हमारी सरकार चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, पहली प्राथमिकता किसानों की है और गरीबों की है, और मैं समझता हूं कि उस और सरकार काम भी कर रही है। किसान की मेहनत की कीमत पूरे तौर पर देने का काम कर, हर साल वृद्धि होती है सर इनके कीमत का। आपने कहा कि 2400 रुपए में दे दिया मजबूरी में, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। किसान एक, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं सर, माननीय सदस्य बहुत सीनियर है, बहुत सम्मान है इनके प्रति, एक भी उदाहरण अगर ये हमको दे दें कि किसान धान बेचने के लिए गया हो और किसी संस्थान पैक्स के माध्यम से नहीं लिया होगा हो गेहूं, आप बता दीजिए पूरी निष्ठा के साथ। किसान, वस्तुस्थिति यह है सर कि जिस रेट में राज्य की सरकार पैसा दे रही है उनको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगभग उतना ही बाजार में मिल रहा था सर। तो किसान ने प्राथमिकता के आधार पर अपने गेहूं को बाजार में बेच दिया और पैक्स संस्थान के पास नहीं आया। यही सच्चाई है सर। अब नहीं आया, बता तो दिया कि कोई गया हो और आ गया हो तो मुझे बताया जाए सर। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, उनकी रुचि थी नहीं इसमें। एक बात भैया, एक बात हम कहना चाहते हैं कि किसान को आवश्यकता थी और इनका जो एनएसपी का एमएसपी है, जो रेट है इनका गेहूं खरीदने का, या आपका नीति ठीक नहीं है। आपसे ज्यादा अगर व्यापारी दे देता है तो आपके पास क्यों जाएगा किसान? हमको स्पष्ट जवाब दीजिए। एमएसपी एक बात मैं तो आप क्यों कहीं ना कहीं सर, एक बात मैं कहता हूँ, उस समय हम लोग भी किसान हैं। उस समय क्या हुआ कि जिसके घर में आया गेहूं आया और कहीं रखने का जगह नहीं है तो उसको बेच दिया व्यापारी के हाथ में, और इस शर्त पर बेचा कि जब उसका पेमेंट करेगा, मैंने 2 महीने के बाद पेमेंट करेगा, उस समय जो उसका कीमत होगा उसका वो पेमेंट उस समय करता था। सर एक बात है ना, किया ऐसा सर बात ठीक है, हम भी किसान है सर। हाँ। और पुराने खेती भी करते हैं और आधुनिक खेती भी करते हैं। सर हमको उससे बहुत अच्छा आय होता है, तो हम जानते हैं स्थिति सर। इनका जो रेट है धान खरीदने का या गेहूं खरीदने का, वो इनका नीति गलत है। दाम कम है, इससे ज्यादा बढ़िया का व्यापारी का दाम मिल जाता है, इसलिए किसान व्यापारी को बेच देता है। इनके यहाँ खाता में जाएगा, 3 महीने के बाद जाएगा, ये नीति भी गलत है। और इसलिए परेशान होकर गेहूं लेकर जाएगा, इनके केंद्र पर अधिक मांग होगा कि हमको 10 किलो फाजिल दीजिए, तब कि एक क्विंटल 10 किलो का, 1 क्विंटल 5 किलो का इनका 1 क्विंटल होता है। पैसा समय से नहीं मिलता है, और जो केंद्र है उन लोगों को जो क्रेडिट होता है उस पर भी सर इतना शुद्ध लगता है कि वो लोग भी खरीदना नहीं चाहते हैं, पैसा उठाना नहीं चाहते हैं। ये 400 के करीब पैक्स है वहां पर, और जब हम प्रश्न दिया है तो ये 143 मेट्रिक टन आप मात्र खरीद पाए हैं। लक्ष्य कितना था? करीब 7000 के करीब।
तो ये किसानों के प्रति उदासीनता, आप बने हैं, जोग व्यक्ति हैं, अच्छे मंत्री हैं और सहकारिता मिला है, तो इस पर थोड़ा कड़ाई से काम कीजिए कि जो किसान हित में आपका नाम लेता रहे कि आप किसानों के लिए कुछ किए। जैसे और लोग आया फिर चला गया, बैठे रहे, चलिए इसी समाप्त तरह कीजिए। रामकृपाल बाबू भी समाप्त कीजिए आए और और भी चले क्वेश्चन जाए, है। हम नहीं चाहते हैं सर। एक किसान हित में नीति स्पष्ट हो, किसानों का समान, ये बिचौलिए उठा के खा जाते हैं। थोड़ा विषय से हम लोग विषयांतर हो गए। माननीय मंत्री जी का अभी जवाब आया कि चूंकि मार्केट में गेहूं का रेट ज्यादा हो गया, इसलिए हमारे केंद्रों पर गेहूं नहीं पहुंच पाया। तो ये 40,000 मैट्रिक टन जो हम लोग खरीद किए, 40,352 टन आपने खरीद किया है, तो इसका कोई अलग मूल्य था, ऐसी बात नहीं है महोदय। दरअसल क्या हुआ, सरकार के गलत नीति के कारण, इनके उदासीनता के कारण जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था महोदय, वो मात्र था अप्रैल में 18,000 टन। बाद में जब पूरा चारों ओर हंगामा हुआ कि भाई बिहार के लिए मात्र 18,000 टन, तो हंगामा जब ज्यादा हुआ महोदय, तो 1,80,000 टन आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया। रेट क्या था? 2585 रुपया। मार्केट में कितने में बिक रहा था? 2400 रुपये में। तो महोदय इसलिए हुआ कि जो धान अधिप्राप्ति का काम चल रहा था, तो गोदाम आपका फुल था। तो जिस पैक्स और व्यापार मंडल को टोटल जितना आप लोगों ने इसमें 4509 केंद्र को आपने अनुशंसा किया था, उसके तो गोदाम भरे हुए थे। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को, बड़े भाई हैं, कि भविष्य में गेहूं की भी खरीदारी तब होगा जब उसका आप गोदाम का एक वैकल्पिक व्यवस्था कीजिएगा कि वहां पर भी रखा जा सके, पहला। दूसरा, जो लक्ष्य निर्धारण होता है, जब सब चिड़िया उड़ जाता है हजूर, और जब सब खेत सूख जाता है, तब पानी पटाने की जो व्यवस्था होती है, तो ये समय पर होना चाहिए महोदय। प्रश्न और पर इतना डिटेल में नहीं हो तो महोदय यही हमारा आग्रह है माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से मेरा इतना ही आग्रह है कि जो भी लक्ष्य हो एक बार में निर्धारित हो और सही रूप में किसानों से ही गेहूं लिया जाए। जी महोदय। छोड़िए, माननीय मंत्री जी बोलिए। महोदय, मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं सर, कि सरकार की जो भावना है वो बिल्कुल किसानों के हित में थी, है और रहेगा। मैं भी किसान का बेटा हूं, महेश्वर बाबू, और छोटे किसान आपके साथ समृद्ध किसान नहीं हैं। तो इसलिए किसानों के हित में सरकार काम कर रही, आगे भी करेगी विस्तार से। सर, अपने जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 10 गुना टारगेट लक्ष्य बढ़ा दिया गया सर, पहले की अपेक्षा 10 गुना बढ़ा गया सर, जो 1,80,000 मैट्रिक टन की बात की जा रही है सर। रबी विपणन मौसम 2026-27 के अंतर्गत पूर्वी चंपारण आपके जिले से संबंधित है, 338 पैक्स और व्यापार मंडल का चयन हुआ गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए। सभी समितियों में किसानों से गेहूं अधिप्राप्ति हेतु आवश्यक तैयारी भी की गई। गेहूं अधिप्राप्ति में किसानों को जागरूक करने के लिए राज्य स्तर पर समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया और जिले स्तर पर बैनर, पोस्टर और समाचार पत्रों में प्रचार व्यापक पैमाने पर करने का काम किया। जो इच्छुक किसान थे सर, इसको समितियों में गेहूं बिक्री करने का काम किया माननीय और मंत्री जी। पोर्टल पर निबंधन और आवेदन की सुविधा भी दी गई। किसानों के गेहूं बेचने जो इच्छुक थे क्रय केंद्र पर गए और उसको लेने का काम किया और न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया सर। तो किसानों के लिए सरकार का मन बिल्कुल बड़ा है और कहीं से कोई कोताही नहीं बरती गई है और आगे भी किसानों के लिए ही सरकार काम करेगी। श्री अशोक कुमार पांडे, श्री अशोक कुमार पांडे। बिहार में 1,80,00,000 किसान है और 18,000 मैट्रिक टन आप गेहूं की खरीद किए हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार पूरा इसके लिए
अरे टारगेट था 18,000 मैट्रिक टन मात्र खरीदगी हुआ है महोदय, मात्र 18,000 टन जी, 18,000 टन मात्र। बैठिए बैठिए, जिसका प्रश्न है कहीं पोस्टर नहीं, वाउचर आ गया होगा पोस्टर का, कहीं प्रचार नहीं, किसी को जानकारी नहीं। सर कैसे ही होगा अगर हम जानकारी नहीं देंगे? समझ कोई कुछ नहीं हुआ है सर। इस मामले में आपकी सरकार अशोक कुमार पांडे ताली बलवा लीजिए कि अशोक नीति कुमार सही पांडे है। जी, नीति आपका सही नहीं है। माननीय मंत्री किसानों के प्रति संवेदन बोलिए। हाँ, आ गया है, क्वेश्चन का जवाब आ गया है, मिल गया है ना? जवाब आ गया है महोदय, लेकिन जवाब से हम संतुष्ट नहीं। कैसे संतुष्ट होइएगा? एक बोलिए। साल पहले जो है इसका क्वेश्चन किया गया था माननीय महेश्वर बाबू के द्वारा, उस समय भी विभाग के द्वारा महोदय वही जवाब दिया गया है कि प्राक्कलन तैयार हो गया है और इस बार राशि भी खोल दी गई है। तो माननीय मंत्री जी हमारे सबसे इनको सम्मान भी करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको जल्दी से प्रशासनिक स्वीकृति दिलवाकर ठीक और उसका काम करा लिया जाए। जवाब। सभापति महोदय, माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप, क्योंकि ये चयन और स्वीकृति बोर्ड को और शासक समिति को देना है, लेकिन मैं खुद इसको विभाग में परसू कर लेता हूं और प्रयास रहेगा कि इसकी स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में करवा दें। ठीक, श्री नीरज कुमार जी। जवाब आ गया है। हाँ। 7 निश्चय 3 के तहत डिजिटल लाइब्रेरी के स्थापना की बात थी। यहाँ माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ विधानसभा के भी से निर्वाचित हैं। जरा एक आदमी को किसी को जानकारी है इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल लाइब्रेरी, और ये 85 विधानसभा में कार्यरत है। सभापति महोदय, मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं। एक कंपनी को काम मिला, उसको चयनित आवेदक को कर लिया गया, और जब वह ज्वाइन करने गया तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने कहा कि हमको कोई निर्देश नहीं है। अब यह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल हो गया, एजुकेशन विभाग उसको देखेगा। अब वो नौजवान जो चयनित हो गया उसका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे जगह पर है, बहुत जगहों पर उपकरण को लौटा लिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध यह करना चाहता हूं कि विधान मंडल के माननीय सदस्यों को इस उपलब्धि का श्रेय अगर सरकार ले रही है तो विधान मंडल के माननीय सदस्यों की भी उपस्थिति डिजिटल लाइब्रेरी के कार्यक्रम में सुनिश्चित करिए, यह हमारा अनुरोध है। दूसरा अनुरोध है सभापति महोदय कि ये इतना बड़ा काम है, आर्टिफिशियल हब आप बनाने जा रहे हैं सभापति महोदय, और जिन लोगों का चयन हो गया, जिस कंपनी ने चयन किया ज्वाइनिंग के लिए, शिक्षा विभाग को पत्र लिखिए, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। सूचना जनसंपर्क को जानकारी दीजिए, उसके द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं। तो उन चयनित लोगों को कब तक, जिन लोगों का चयन हो गया है उन लोगों को सेवा करने का सेवा प्रदाता कब बनेंगे, यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, ये सरकार की योजना बिहार के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की है, और प्रथम चरण में 85 जगह का ज़मीन का ब्यौरा और सेंटर की जानकारी आई। 85 जगह फंक्शनल नहीं है अभी, लगभग 32 जगह फंक्शनल है। वो सूची भी माननीय सदस्य को मैं अवगत करा दूंगा। कहीं से भी ऐसी सूचना, क्योंकि नोडल आईटी डिपार्टमेंट ही है, कहीं से उपकरण वापस किए गए हैं वैसी जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि 32 जगह ही हैं और एक इसमें मुख्य केंद्र पटना में बिस्कोमान में संचालित है। 4 रीजनल सेंटर्स भी इसके स्थापित होने थे और प्रत्येक विधानसभा में होना है। विभाग का लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक ये जो 85 जगह से जहाँ पे ज़मीन और सेंटर चिन्हित हो गए हैं उनको हम फंक्शनल कर लें, और हम तमाम जिनके भी क्षेत्र में ये संचालन प्रारंभ होगा विधानमंडल के माननीय सदस्यों को सूचित करके उनको भी वहाँ पर आमंत्रित करेंगे जिस दिन उसका संचालन प्रारंभ होगा। ठीक। नहीं, मेरा एक प्रश्न इसमें बचा हुआ रह गया ना, जिनका चयन हो गया उनका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा इस कारण से
कि शिक्षा विभाग ने कोई निर्देश नहीं जारी किया है। हम इतना ही अनुरोध कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग केवल यह निर्देश जारी कर दे कि जो एजेंसी के तहत चयन हुआ है उसका ज्वाइनिंग करवा दीजिए। बोल रहे हैं, बोलिए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि नोडल डिपार्टमेंट आईटी है, तो आईटी डिपार्टमेंट की ही ये व्यवस्था है और बेल्ट्रॉन के माध्यम से इसका संचालन होना है। निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, एजेंसी चिन्हित है, मानव बल उनको देना है। जिन 32 जगह पर मानव बल और उपकरण उपलब्ध हैं, शेष जगह पर जहाँ पे मशीनरी कंप्यूटर्स चले गए हैं वहाँ मानव बल की व्यवस्था की जा रही है। और जो हमने इनको कहा कि जो लक्ष्य है जहाँ पर हमारा सेंटर बन चुका है, बहुत जगह जिलों से अभी 243 जगह की सूचना प्राप्त नहीं हुई है जगह की, हम उसको खुद भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जिलाधिकारी को विभाग से अभी कुछ दिन पूर्व भी पत्र गया है कि आप जगह आइडेंटिफाई करके डिपार्टमेंट को आप सूचित करें। अगर ऐसा कहीं पर्टिकुलर माननीय सदस्य की जानकारी में है कि जहां किसी सेंटर में मशीनरी चली गई है, कंप्यूटर्स चले गए हैं और वहां पर किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, तो वो बताएंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से उसको देखूंगा। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह हो चुका है जी, और सिर्फ संज्ञान में देना चाहते हैं, जब प्रश्न जाता है तब ये कार्य किया जाता है, जबकि विभाग का दायित्व है ऐसे कार्य कराए जाए। तो ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विभाग को। माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार। जवाब आया है और ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। एक तरफ लिखा गया है कि इस तरह का कोई आदेश नहीं है, और फिर नीचे कलम ग में लिखा हुआ है कि बकास्त को अभी तत्काल रोक दिया गया है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात बकास्त भूमि भूतपूर्व मालिक या उनके वंशजों के नाम रैयतीकरण कर दिया गया और उस समय उन लोगों के द्वारा जमाबंदी सृजन कर दिया गया। और जब एक व्यक्ति के नाम से रैयतीकरण के उपरांत जमाबंदी निर्धारित हो गई और उस जमाबंदी रैयत या उसके द्वारा उसके वंशजों के द्वारा क्रय विक्रय किया जा रहा है, तो उस पर पुनः रैयतीकरण की क्या आवश्यकता है? उसको अभी तत्काल रोक लगाया गया है। तो आपके माध्यम से मंत्री जी से इस पर स्पष्ट जवाब चाहते हैं। एक मिनट सभापति महोदय, ये बकास्त का मामला सभापति महोदय मेरा आएगा, लेकिन मैं केवल आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि क्या यह निर्देश लिखित में दिया गया है? अगर लिखित में निर्देश है तो उसका बता दीजिए कब जारी हुआ है, क्योंकि इसी के आधार पर विभिन्न जगहों पर विवाद पैदा हो रहे हैं। तो इस संबंध में राजस्व भूमि सुधार विभाग का अद्यतन स्थिति क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है गप्पू बाबू जी का, और बाद में माननीय नीरज जी ने जो उसमें पूरक प्रश्न किया है, नहीं है इसमें लिखा हुआ गप्पू बाबू लिखा हुआ है, गप्पू बाबू। राजीव जी तो हम लोग घर में बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम गप्पू बाबू है। तो मैं दोनों बात स्पष्ट करना चाहूँगा। आज नीरज जी का ध्यानाकर्षण भी है और ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे बिहार के लिए। और मैंने लिखा है कि कैडेस्ट्रल सर्वे के उपरांत तैयार किए गए खतियान के कब्जे कॉलम में कब्जेधारियों की प्रविष्टियां हैं, परंतु अनेक खतियानों में यह कॉलम रिक्त भी है, जो CS सर्वे हुआ था। भूमि के क्रय विक्रय का मामला मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का है, जो इन्होंने लिखा है कि भूमि का क्रय कई बार हो चुका है। लेकिन जो मेरा राजस्व विभाग का मामला है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम सुसंगत प्रावधानों एवं विभागीय संकल्प संख्या नीरज बाबू 925/6 दिनांक 11/11/2014 के आधार पर यदि विहित प्रक्रिया द्वारा रैयतीकरण हुआ है तो जमाबंदी कायम की जा सकती है। ये पत्र हमने निकाला है 11/11/2014 को, जो अभी हम माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे। तो उनका जमाबंदी बकास्त जमीन का भी कायम किया जा सकता है एवं उसके पश्चात भूमि का क्रय विक्रय भी संभव है।
तथा नए क्रेता के नाम से जमाबंदी भी कायम किया जा सकता है। और दूसरा जो इनका मामला है कि अंचल अधिकारियों को जो 12/9/2024 को जारी दिशा निर्देश में क्लैरिफिकेशन जारी होने तक जो हमने रोक लगाया है, स्थगित करने का जो आदेश दिया है, तो उसके बारे में हमने लिखा है कि 12/9/2024 को जो विभाग स्तर से आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में सभी अंचलाधिकारियों को बकास्त की जमीन से संबंधित परिमार्जन को अगले विभागीय आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अन्य प्रकार के भूमि पर कोई रोक नहीं है। उल्लेखनीय है कि गैर मजरूआ मालिक सरकारी भूमि बकास्त भूमि पर रैयती दावों के संबंध में बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 तथा विभागीय संकल्प संख्या 925/6 11/11/2014 जिसकी चर्चा मैंने ऊपर भी की है के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। जिला स्तर पर बकास्त भूमि के संदर्भ में प्राप्त परीक्षाओं याचित मंतव्यों के क्रम में शिकायतों को दूर करने एवं एक रूपता की दृष्टिकोण से उक्त संकल्प की समीक्षा हेतु विभागीय आदेश संख्या 104/6 12/2/2026 फरवरी 2026 के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो ये स्पष्ट है, उपरोक्त सभी बातें स्पष्ट है। और जो माननीय सदस्य राजीव जी गप्पू बाबू का चिंता है, तो उसके लिए पहला तो क्लियर हो गया कि हम लोगों ने 11/11/2014 को 925 संकल्प संख्या निकाला है और जिसमें जमाबंदी कायम किया जा सकता है, रैयतीकरण अगर उस प्रक्रिया के तहत हुआ है तो। और जो बाद वाले जमीन की चर्चा है उसके लिए हम लोगों ने 12 फरवरी 2026 को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसका रिपोर्ट आने ही वाला है। जैसे ही आता है तो उस बकास्त भूमि के बारे में भी, चूंकि नीरज जी के साथ मेरा एक बैठक हुआ था और उस बैठक में इन्होंने कुछ सुझाव दिया है, उस सुझाव को भी हमने समिति को दिया है और हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा सुझाव माननीय नीरज जी दिए हैं। इनको जमीन का बहुत आइडिया भी है, सुनील जी से थोड़ा कम होगा लेकिन आइडिया है, तो निश्चित रूप से उसको भी हम लोग उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। धन्यवाद। कैडेस्ट्रियल सर्वे कब शुरू हुआ है और समाप्त कब तक होगा, एक संभावित समय बता दीजिए। स्पष्ट ये बताना चाहूंगा कि कैडेस्ट्रियल सर्वे अब नहीं चल रहा है। कैडेस्ट्रियल सर्वे तो सीएस सर्वे हो गया, उसके बाद फिर रिविजनल सर्वे हुआ, ये 1977 के आसपास में रिविजनल सर्वे हुआ। कैडेस्ट्रियल सर्वे तो 100 साल पहले की बात है और सीएस सर्वे में कुछ खतियान जिसमें कि छूट गया था, खतियान में यह कॉलम रिक्त रह गया है, जिसका कि फिर रिविजनल सर्वे हुआ। और अब हम लोग जो उस पर क्या हमारा आगे का पॉलिसी होगा, नीरज जी कुछ अच्छा सुझाव दिए हैं, आएंगे तो बहुत समय लगेगा उसमें, आपको हम विस्तृत चर्चा करेंगे या हम नीरज जी और आप बैठ जाएं तो उसके बाद के मामले के बारे में हमने बताया है। ठीक। प्रोफेसर संजय कुमार। सभापति महोदय, उत्तर तो प्राप्त हो गया है और संतुष्ट करने का विभाग ने प्रयास भी किया है। कुछ हद तक संतुष्ट भी हूं, चूंकि प्रश्न के बाद पत्र निर्गत किए गए प्रश्न के 2 अंश हैं। पहला तो यह है कि केवी झा कॉलेज के छात्रावास से सटे बड़ी छोटी बाड़ी जाने वाली सड़क में भगवानपुर चौक के पास एक रेलवे ढाला था जो बंद कर दिया गया और उस बंद कर देने के कारण वह 3-4 घंटे हमेशा उस सड़क पर जाम लगा रहता है। इसका कोई जवाब नहीं आया। और हम भी कॉलेज से जुड़े हुए हैं। और दूसरा था कि अतिक्रमण के कारण भी वहाँ जाम अक्सरा लगा रहता है। तो जब यह प्रश्न गया है और पत्र निकला और अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया, यह उत्तर आया है, इससे मैं संतुष्ट हो रहा हूं। लेकिन कब तक संतुष्ट रहूंगा यह भी कहना मुश्किल है। इसलिए कि अभी पूरे सरकार की यह सोच अच्छी है। लगातार वर्तमान सरकार के द्वारा खासकर डिस्ट्रिक्ट टाउन में जो अतिक्रमण के कारण जाम लग रहे हैं
बड़े संख्या में जाम लग रहे हैं, तो उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि अतिक्रमण हटा 1 से 2 दिन के अंदर फिर वह दुकान फिर उसी सड़क के किनारे अवस्थित हो जाता है। इसलिए इसका अस्थायी निदान निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ कॉलेज है, कॉलेज का छात्रावास है, छात्र छात्राओं को और मरीजों को आने जाने में काफी कठिनाई होती है। धन्यवाद। ठीक है, माननीय मंत्री। पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सके आपको, लेकिन एक नीतिगत निर्णय एक हम लोगों ने शहरों में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए एक इनिशियल एक पटना में एक हम लोगों ने वैसा एक इंटर डिपार्टमेंट बैठक किया और उसके बड़े सकारात्मक परिणाम आए। तो हमारी कोशिश होगी कि सभी शहरों में ट्रैफिक प्रबंधन के लिए, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, तो उसको करेंगे। और आज जो आपने विषय ध्यान में दिया, प्राय काफ़ी अनेकों शहरों में इस तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो आपको धन्यवाद है कि आपने ध्यान आकृष्ट किया। और जो कुछ में आपको संतुष्ट कर पाया, प्रयास रहेगा कि आपकी संतुष्टि बरकरार रहे। ठीक, प्रश्न का एक प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। छात्रावास से भगवानपुर चौक की ओर जो रोड जाती है, वहाँ पर एक रेलवे ढाला था, वो बंद कर दिया गया और उस कारण से 3-4 घंटे जाम अक्सर लगते हैं, प्रतिदिन लगते हैं, उसको दिखवा लिया। ठीक है, शून्यकाल है। मेरा एक आग्रह है कि बहुत सा शून्यकाल है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए, सरकार को भेज देते हैं। ठीक, चलिए अशोक कुमार जी बोलिए। अशोक कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, एक्सप्लेन समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ है, सदर अस्पताल नवादा में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के कुल 191 पद सृजित है, लेकिन वर्तमान में केवल 119 कर्मियों के भरोसे ही पूरा अस्पताल संचालित हो रहा है। प्रतिदिन हजारों मरीज का भार उठाने वाला इस जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं, जिससे मरीजों को ससमय समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, बल्कि कार्यरत स्टाफ पर भी काम का अत्यधिक मानसिक एवं शारीरिक दबाव बना रहता है। अति महत्वपूर्ण ईएनटी विभाग में कुल 6 पद सृजित होने के बावजूद केवल एक नियमित डॉक्टर ही पदस्थापित है, जिससे पूरा विभाग प्रभावित हो रहा है। यदि अस्पताल में रिक्त पड़े सभी पदों को शीघ्र बहाल नियुक्ति कर दी जाती है, तो मरीजों को सभी प्रकार के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अतः मैं सरकार से सदन में सदर अस्पताल नवादा में रिक्त पड़े सभी पदों पर अविलंब बहाली नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक, श्री सर्वेश कुमार जी। नहीं आया। बेगूसराय जिले में बोलिएगा। ने मुख्यमंत्री ने सूचना पर बोल दिनकर विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा 19 तारीख को किया है। यह अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है। यह वहाँ का बहुत लंबित पुराना मांग था, और चूंकि हर पंचायत में +2 स्कूल हो गए, नए डिग्री कॉलेज बने हैं, इसलिए बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा के लिए लोगों को बहुत सहूलियत होगी। मैं इस विषय में सुव्यवस्थित विश्वविद्यालय की स्थापना शीघ्र हो, इसके लिए सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं महोदय। ठीक, श्री मोहम्मद सुहैब। +2 उच्च विद्यालय पटौना के श्री नसीम अहमद नियोजित माध्यमिक शिक्षक को वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इनके माह मार्च 2023 से दिसंबर 2023 कुल 10 माह के निलंबन अवधि के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अब मैं श्रीमान श्री नसीम अहमद नियोजित माध्यमिक शिक्षक को वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक के बकाये वेतन आदि के भुगतान करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक, माननीय सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। कितना नंबर है? माननीय सभापति महोदय, आज दिनांक 22/7/26 को दूरभाष पर प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षा विभाग के आदेश ज्ञापांक 4207 दिनांक 22/11/25 एवं ज्ञापांक 142 दिनांक 12/1/26 के द्वारा
वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को वर्ग 6 से 8 में, वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों को वरीय शिक्षक के रूप में तथा वर्ग 9 से 10 के शिक्षकों को वर्ग 11 से 12 में और वर्ग 11 से 12 के शिक्षकों को वरीय शिक्षक के रूप में प्रोन्नति हेतु विभिन्न जिलों के द्वारा संबंधित शिक्षकों से विहित प्रपत्र द्वारा मूल सेवा पुस्तिका जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कराया गया, लेकिन आज तक संबंधित शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शिक्षा विभाग से प्रोन्नति हेतु मार्गदर्शन नहीं दिए जाने के कारण प्रोन्नति प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही विगत बजट सत्र में शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में शनिवार को हाफ डे आगामी शैक्षणिक सत्र से करने का पूरे सदन को आश्वासन दिया था, जो आज तक लागू नहीं हुआ है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से उपर्युक्त वर्णित शिक्षकों की प्रोन्नति प्रदान करने एवं शनिवार को हाफ डे लागू करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। सभापति महोदय, अगर अनुमति हो, सभापति महोदय अगर अनुमति हो तो दो बात कहना चाहे। ये जनवरी में यह अधिसूचना जारी हुई शिक्षा विभाग से, आज तक प्राइमरी से लेकर राजकीय +2 तक के शिक्षकों को कोई प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला था, नियोजित शिक्षक हो या विशेष शिक्षक हो या विद्यालय था। और यह जनवरी में अधिसूचना जारी की, मार्गदर्शन शिक्षा विभाग को जनवरी से आज 7वां महीना चल रहा है, शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन नहीं गया है, जिस कारण से उन लोगों का आज तक प्रमोशन लंबित है, जबकि जिला ऑफिस सारे उनके फॉर्मेट इंफॉर्मेशन मंगा लिए गए। एक बिंदु और है सभापति महोदय कि आपके इसी सदन में आप गवाह हैं कि पिछले बजट सत्र में हम लोगों के सामूहिक मांग के तहत सैटरडे हाफ डे करने का शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि हम अगले शैक्षणिक सत्र से हम गवाह हैं, लेकिन गवाही नहीं देंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से हम हाफ डे कर देंगे, लेकिन वह भी आज तक नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि चूंकि आप इसके गवाह हैं तो निश्चित रूप से आप नियमन देते हुए सूचना दे विभाग को कि हाफ डे हो जाए। धन्यवाद। उर्मिला जी। माननीय सभापति महोदय, दिनांक 22/7/2026 को प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार मुजफ्फरपुर जिला के एक मिठनपुरा के रामबाग चौरी में रिटायर्ड बैंक कर्मी श्री अशोक कुमार कुंवर उम्र 70 साल और उनकी पत्नी श्रीमती नीलम कुंवर उम्र 70 साल की प्रॉपर्टी के विवाद में उनके किराएदार ने उनकी हत्या कराई गई है, जिसके पिछले साल विवाद को लेकर शहर की एक परिचित डीएसपी ने उन्हें सहयोग मांगा था। हत्यारों ने श्री अशोक कुमार को पकड़कर गर्दन रेतने तथा औंधे मुंह लेटाकर पीठ में 12 बार छुरा से गोंदकर हत्या कर दिया, जो सीसीटीवी में दिख रहा है। अतः मैं उक्त घटना में संलिप्त सभी हत्यारों को गिरफ्तार करते हुए उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने तथा मृतक के आश्रितों को सरकारी सहायता देने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ। महोदय, मैं 1 मिनट कहना चाहती हूँ कि इस तरह का हत्या का जो दौर चल रहा है पूरे बिहार में महोदय, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिस रोज सर 2, 4, 5 हत्याएं नहीं हो रही है। मैं गृह विभाग से एक अलग तरह से गृह विभाग कोई व्यवस्था करे कि इस तरह से हत्या का दौर चले कि लोग घर में सुरक्षित नहीं हो, किराएदार से सुरक्षित नहीं हो। अभी देखिए सर, मटिहानी में 6 साल की बच्ची के साथ बेगूसराय में गैंग रेप किया गया है। आए दिन रोज लगता है सर कि पूरे बिहार में ये क्या हो गया है कि हत्या का इतना दौर चला है कि कोई आदमी कब किसके साथ क्या हो जाएगा लोग बैकग्राउंड है। मैं गृह विभाग से मांग करना चाहती हूँ कि इस पर जो है स्पष्ट कोई कार्रवाई की व्यवस्था। सिद्दीकी साहब, इसको माननीय सभापति महोदय, दिनांक 12/6/2026 को स्वर्गीय फैज अहमद निवासी पुरानी मुंसफी वार्ड संख्या 25 थाना लहरिया सराय जिला दरभंगा को दिन दहाड़े मुख्य अभियुक्त श्री सोनू कुमार पासवान और सोनू कुमार द्वारा पूर्व नियोजित सनसनीखेज
एवं अत्यंत निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पुलिस इस हत्या के साजिशकर्ताओं को अभी तक कानून के घेरे में नहीं ले पाई है और नहीं चार्जशीट ही दाखिल किया है। अतः मैं इस सनसनीखेज एवं निर्मम हत्या की अपराध शाखा अथवा सीबीआई से जांच कराए जाने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। महोदय, ये बहुत चर्चित घटना है वहाँ की और पूरा दरभंगा में इसकी चर्चा रही है और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग ध्यानाकर्षण में हाँ इसको ध्यानाकर्षण में ठीक है, ध्यानाकर्षण में। माननीय सदस्य रीना देवी जी। जिला अंतर्गत राजगीर के सप्तधारा कुंड में आने वाले जल स्रोत सूख गया है। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आकर सप्त जलधारा में स्नान करते हैं, जिसका पौराणिक महत्व होने के साथ साथ कई तरह की बीमारियों को भी यह दूर करता है। इसी को लेकर के वैभवगिरी पर्वत पर अवस्थित बेलवा डोज तालाब का स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि उस उक्त तालाब में अत्यधिक गाद जमा हो गया है। इसके कारण वहां पे पानी का संचय नहीं हो पा रहा है। अतः इसे जल्द से जल्द उड़ाही करने की आवश्यकता है ताकि वर्षा के जल संचय हो सके और पूरे पहाड़ी क्षेत्र का वाटर लेवल ऊपर हो सके। सप्त जलधारा के 1 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में अनियंत्रित डीप बोरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए महोदय। अतः राजगीर सप्त जलधारा कुंडों के सूख जाने के कारणों की जांच करा करके कराने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ महोदय। हाँ, सचिव विधानसभा के स्वीकृत विधेयक यदि हो तो मेज पर रखेंगे। ये भी सब होगा, ये भी सब बिहार युवा प्रतिषेध विधेयक 2026, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026, बिहार कृषि भूमि और गैर कृषि प्रयोजनों के लिए स्वपरिवर्तित निरसन विधेयक 2026, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 एवं बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक 2026 की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। इन विधेयकों पर संशोधन 1:45 तक अपराह्न तक लिए जाएंगे। प्रभारी मंत्री बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। सभापति महोदय, मैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना के वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 23-24 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। सभापति महोदय, मैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति उसके सदन मेज पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के वित्तीय सभापति महोदय, मैं बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक का वार्षिक प्रतिवेदन का एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। अब लिए जाएंगे ध्यानाकर्षण। पहले इनका कर दें, जाना इनको बाहर। नहीं, जगह 11 नंबर। पहले डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का एक फूल ले लेते हैं, तो जाना है माननीय मंत्री को बाहर। पड़ा हुआ मान लिया जाए। महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट है यह मामला, इसलिए इसको पढ़ना बाध्यता है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सहकारिता विभाग एवं खाद्य विभाग के समन्वय से 6,902 पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से किसानों से धान की अधिप्राप्ति कराई गई। सहकारिता विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कुल 5,40,468 किसानों से कुल 36,78,954 मीट्रिक टन
धान की खरीद की गई। उक्त अधिप्राप्ति किए गए धान से पैक्सों द्वारा मिलरों के माध्यम से कस्टम मिलिंग कराकर 22,13,917 मीट्रिक टन चावल बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जा चुका है। परंतु खेद का विषय है कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत डिस्टर्ब। जैसा मेरे ऊपर कार्रवाई हुआ उससे इनके ऊपर भी हो जाना चाहिए। ठीक। परंतु खेद का विषय है सर, एक बार जैसा मेरे ऊपर कार्रवाई हुआ था ना, एक बार इनके ऊपर भी कीजिए है जो, तभी सुधरेंगे, तो नहीं सुधरेंगे। परंतु खेद का विषय है कि राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों को चावल के बदले कुल देय राशि 8159 करोड़ में से मंत्री जी मात्र 5676 करोड़ राशि का भुगतान किया गया। 2482 करोड़ का जो अगर आज का डेट माना जाए तो आज भी 2099 करोड़ रुपया टोटल पैक्सों का बकाया है, जबकि नियमानुसार सीएमआर गिरने के 4 दिनों के अंदर भुगतान किया जाना आवश्यक है। भुगतान नहीं होने के कारण राज्य के लगभग 70% पैक्स गंभीर वित्तीय संकट में आ चुके हैं एवं डिफॉल्टर होने की स्थिति में पहुंच गए। विदित हो कि पैक्सों को मात्र 2 महीने के ब्याज की राशि निगम द्वारा दी जाती है। अतः पैक्सों पर पड़ रहे अतिरिक्त ब्याज भार एवं शुद्ध कटौती की राशि वहन करते हुए पैक्सों का कुल बकाया राशि आज के डेट में 2099 करोड़ रुपए अविलंब भुगतान हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, सरकार का वक्तव्य दिया गया है, सरकार की तरफ से उत्तर दे दिया गया है। ठीक है, हम ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन माननीय सदस्य और लर्नेड बोल रहे हैं भाई, लर्नेड बोल रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार। हाँ, अभी तो हम लर्नेड बोल रहे हैं सर, लर्नेड डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया, क्योंकि कोऑपरेटिव और लंबे समय तक बिस्कोमान से लेकर भारत सरकार के जो कोऑपरेटिव और खादान है देश विदेश घूमते रहे हैं, इनकी जानकारी भी है और उन्होंने जो प्रश्न उठाया है वो उचित भी है। लेकिन साथ साथ इनको हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि अभी 91% तो हमने सीएमआर से हमारा आ चुका है हमारे राज्य के खाद्य गोदाम में, और हम लोगों ने अभी तक 76% हमने राशि का भुगतान भी किया है, जिसमें 2 महीने का ब्याज की राशि का भी हम लोगों ने भुगतान किया है। जो हम होल्ड कर रहे थे पैसा, उसका हमने 2 महीने का भी किया है। लेकिन ये पूरी राशि सभापति महोदय, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार द्वारा 100% पोषित है। इसमें भारत सरकार को बार बार इसमें पैसा दिया जाता, मांगा जाता है। ये जो डीसीपी है, जो विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति है, उसका 100% जो है भारत सरकार की ये योजना है, जिसके अंतर्गत बीएसएफसी पैक्स सीएमआर की अधिप्राप्ति की जाती है तथा सीएमआर की अधिप्राप्ति एवं वितरण की प्रतिपूर्ति की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। हम लोग फिर भी सरकार संवेदनशील है। हम लोग चाहते हैं कि जो पैक्स के हमारे लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, उनको समय पर पैसा का भुगतान हो, और इसके लिए हम लोग लगातार भारत सरकार से संपर्क में हैं। और आपको ये बताते हुए हमको प्रसन्नता हो रही है कि दिनांक 7/7/26, 16/6/26, 12/6/26, 3/6/26, 18/5/26, 24/4/26 लगातार कृषि भवन नई दिल्ली से हमारी वार्ता हो रही है। और अभी जो माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी आए थे, उसके पहले हमारे सेक्रेटरी दिनांक 4/3/26 को और 12/6 को जो राशि रोकी गई थी भारत सरकार से, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और 1204 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसको तत्काल हम लोगों ने पैक्स को देने का काम किया। और दूसरी जो राशि है, और हम लोगों ने अग्रिम बिल, द्वितीय तिमाही की अग्रिम बिल का भी हम लोगों ने वहां पर प्रस्तुतिकरण किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो सेकेंड फेज का एक वापस हम लोगों का लगभग 1200-1400 करोड़ की राशि है,
वो 2-4-5 दिन में आने वाली है। माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, जिसके पहले के उत्तर में हमने जवाब दिया कि ये पहली बार हुआ है कि भारत सरकार का कोई मंत्री खुद बिहार सरकार के पास आया हो और अपनी पूरी टीम, सेक्रेटरी से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रेजेंटेशन दिया हो। और जब हम लोगों ने इस बात की उनको चर्चा की कि ये परिस्थिति हमारे यहाँ है, हमारा पैसा आपके पास बाकी है, उन्होंने तत्काल कहा था कि आप बिल रेज करिए, हम तुरंत पेमेंट दे रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-4 दिन में हमारे पास पेमेंट आएगा, तुरंत हम पैक्स को पेमेंट करेंगे। जो बात सुनील जी कर रहे हैं कि 2 महीने का ही आप इंटरेस्ट देते हैं और पैक्स जो है आप 4-4 महीना होल्ड कर लेता है, इनकी चिंता उस बात की है कि आप होल्ड कर लेते हैं तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट का लायबिलिटी क्यों हम वो आपकी सरकार और भारत सरकार के बीच का जो मामला है उसमें पैक्स क्यों सफर करे। तो उस चिंता को भी हम लोग देखते हैं और इसकी बात को हम लोगों ने प्रहलाद जोशी जी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म पॉलिसी है पूरे राज्यों के लिए, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है कि एक प्रेफरेंस हमको दे, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे पैक्स हमारा सुरक्षित रहे और कैसे उसको फायदा मिलता रहे। इसलिए सुनील जी को इसके लिए साधुवाद है कि उन्होंने जनहित का प्रश्न उठाया है। ठीक, चलिए जवान नंबर सीरीज। नहीं महोदय अब हो गया, बहुत से काम महोदय देखिए ना, इतना कागज खोज के लाए तो उतना कागज लेके आएगा तो कैसे होगा? महोदय वो देखिए, मंत्री जी ऐसा से है, मिल लीजिएगा। ऐसा है, सरकार का मंत्री ही जी से मिल अधिसूचना है लीजिएगा। महोदय, 2 मिनट लगेगा मात्र महोदय। सरकार देखिए, अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक जवाब दिया है और हम तो इनसे पूछने नहीं गए कि आप मंत्री जी से कितनी बार बात करते हैं और अपने पत्नी से कितनी बात करते हैं, हम तो ये नहीं पूछे थे, लेकिन ये अपने से बताने लगे, वो अलग मुद्दा है। बढ़िया बात है ना। सरकार का ही अधिसूचना है जिसका जिक्र अभी माननीय मंत्री जी कर रहे थे कि 2 महीने के अंदर में 2 महीने का हम ब्याज देते हैं, लेकिन भुगतान उसको होना है 3 दिन के अंदर। पैक्सो को 24 घंटा के अंदर में वो धान का भुगतान करता है किसानों का, और इसका भी भुगतान हजूर 48 घंटे में होना है। सरकार का ही अधिसूचना है, कोई मेरा निकाला हुआ कागज नहीं है महोदय, इन्हीं के विभाग का है। ठीक है महोदय, तो हमारा ये कहना है कि सरकार केवल ये जवाब दे सदन में कि हमको तो मात्र 2 महीने का ब्याज आप दिए, मेरा 2099 करोड़ आज के डेट में, आज सुबह का हम बता रहे हैं डेटा, 2099 करोड़ रुपया आज मेरा बाकी है। आप चाहे जितना दिन में दें, मेरा केवल इतना ही अनुरोध है आपके माध्यम से सरकार से कि जो पैक्स डिफॉल्टर होने के कगार में है, क्योंकि यह स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से 8.70 ब्याज पर लेता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, और ये पैक्सों को 11% स्टेट कोऑपरेटिव मतलब डिस्ट्रिक्ट बैंक देती है ब्याज पर हजूर। तो जो ये डिफरेंस है ब्याज का, तो इसका केवल निराकरण राज्य सरकार कर दे, पैक्स और व्यापार मंडलों को इसका भुगतान कर दे, जितने दिन का आप उसका पैसा रखे हुए हैं उसको ब्याज देना पड़ रहा है, इतना ही हम आग्रह माननीय मंत्री से करते हैं। और बदला माहौल भी है, अच्छे लग रहे हैं सर। कब कहा छोड़िए ना, सब तो वो बात आ ही रहा है। जब ये सभापति महोदय एक तो हैं कि पढ़े लिखे हैं, ऊपर से लर्नड भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन जब आप सुनते नहीं, क्योंकि व्याकुल भारत हैं, इनको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री पूछना है, क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ये बोले कि कितने बार आप पत्नी से बात करते हैं, ये इतना सीरियस क्वेश्चन को इतना लाइट कर दिए। ये भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है 100%। तो पैसा भारत सरकार को देना है तो बात तो हम भारत सरकार से करेंगे, उसकी इनको जानकारी दिए, लेकिन इनको तिरतिरी लग गया। ठीक है, जानकारी कैसे दे दिए? समाप्त हुआ। जो ये पूछ रहे हैं कि हमको आप कैसे देंगे, हमने कहा कि हम उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जवाब दिया माननीय मंत्री जी, सुरक्षित रहे उसका वर्कआउट कर रहे हैं, उसकी जानकारी देंगे। बोला तो समझते नहीं। ठीक है। सप्लीमेंट्री का खाली पूछने के लिए श्री सौरभ कुमार का ये है, उसको पढ़ा हुआ मान लीजिए। हम लोग लेकिन एक ही बात है, 2 महीने का आप दे रहे हैं, तो जितने दिन तक आप भुगतान नहीं करते उतने दिन तक के ब्याज में पैक्स समाप्त हो जाएगा, डिफॉल्टर हो जाएगा। तो वो डिफॉल्टर नहीं हो और ब्याज सरकार दे, इसको क्लियर कर दीजिए स्पष्ट। अब ऐसा है, आप सीनियर लीडर हैं, हाउस के सीनियर मेंबर हैं, आपको देख देख के हम लोग इस विधान परिषद में सीखे हैं। हम सर कह रहे हैं कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये बिहार के लिए स्पेशल पैकेज नहीं है कि हम कुछ मांग दें, ये कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सबके लिए है। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, लेट मी ट्राई, हो गया कर रहे हैं, अगर होगा तो ठीक है। 9वां नंबर श्री सौरभ कुमार का है, इसको पढ़ा नहीं, अब नहीं आएगा। माननीय मंत्री जी,
9 नंबर पर कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं। पढ़ा हुआ मान लिया जाए इसको। और मेरा उत्तर अभी इनको जाना है उस हाउस में, बहुत से जवाब देना है। प्रश्न में इसका मेरे प्रश्न का उत्तर भी आ गया था, मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। हाँ। तो मेरा जवाब आ गया। ठीक ठीक, थैंक यू। दोस्तों नीरज कुमार जी, माननीय सदस्य नीरज कुमार जी। हाँ, पढ़ा हुआ मान लिया जाए सभापति महोदय। हाँ 12 अनिल कुमार जी, माननीय सदस्य अनिल कुमार जी। नहीं है, नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया। हाँ, अब इस पर चलें। नहीं 12 तो मंत्री ये नहीं ना है यार, ये तो 13 श्रीमती रीना देवी। उत्तर प्राप्त हुआ है, लेकिन उत्तर में सीधा कह दिया गया कि ये विचाराधीन नहीं है। महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस विषय में जो मेरी जानकारी है कि इसे 2021 में इसकी निविदा हुई थी, संवेदक को भी चुना गया था और संवेदक के द्वारा मिट्टी की जांच भी कर ली गई थी, परंतु किसी राजनीतिक कारण से वहाँ के जनप्रतिनिधि के अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के पता नहीं इस योजना को रद्द कर दिया गया। दूसरी बार इसको फिर से लिया गया था तरन सिंह जी के द्वारा अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत, जिसके बारे में मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है मैं माननीय मंत्री जी को भी दे दूंगी और बताना चाहूँगी कि इस विषय में 2 बार इस योजना को लिया गया है, लेकिन बावजूद इसके किसी न किसी राजनीति का या साजिश का शिकार हो जा रही है कि यहाँ पे ये तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। मेरा आग्रह है महोदय कि ये बिहार शरीफ में एक बहुत बड़ा तालाब है, इसके चारों तरफ से रास्ते जाते हैं। अगर यहाँ पे इसका सौंदर्यीकरण हो जाए, इसका उराहीकरण हो जाए और यहाँ पे एक पार्क की व्यवस्था हो जाए तो वहाँ बिहार शरीफ के लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो सकता है। सभापति महोदय, मैं इसको एग्जामिन करा लेता हूँ, जो माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं इसको एग्जामिन करा लेता हूँ कि पूर्व भी ये सैंक्शन था, ये एस्टिमेट बना था, मैं इसकी समीक्षा करवा लेता हूँ। ठीक, अब एक सूचना है माननीय सदस्य श्रीमती मुनि देवी की तरफ से 1:30 बजे जैसे हाउस के बाद अल्पाहार की व्यवस्था है, सभी माननीय सदस्यों एवं माननीय मंत्रीगण को अवगत करा दिया गया है। हाँ? उपलक्ष्य आप बता दीजिए। जी, आज से 33 दिन पहले पोती हुई थी मंडला बेटा का लड़की। हमारे बेटा का आज 12 दिन हो गया पोता हुआ है, कल छठी था। डबल खुशी है, इसलिए डबल है, अल्पाहार नहीं है, पूरा है। ठीक है, सब आपके तरफ सबके तरफ से मैं बधाई दे देता हूँ। अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद और बधाई देती हूँ मुन्नी रजक जी को।